हेलो फ्रेंड्स, आज एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से रिलेटेड आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ में क्या चीज़ पढ़ना है। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जो भी चीज़ बताएंगे वो सब एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड आपको बताएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर अगर 2024 से 26 सेशन है, देख लीजिए। एमएससी को ही पीजी कहते हैं। एमएससी हो गया, आप मास्टर डिग्री साइंस से कर रहे तो एमएससी हो जाएगा, एमए हो जाएगा। अगर आर्ट से कर रहे हैं पीजी तो वो एमए कहलाएगा। अगर कॉमर्स से कर रहे हैं पीजी तो एमकॉम होता है। लेकिन पीजी कॉमन चीज़ हो गया, जैसे बीए मतलब ग्रेजुएशन होता है कॉमन, उसी तरीक़ा से पीजी होता है कॉमन। तो जूलॉजी से रिलेटेड बात बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कौन सा पेपर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार करते हैं। यहाँ पे बताएंगे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड बात बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आपका सेशन 2000, अगर आपका सेशन 2024 से 26 हो या 2025 से 27 हो, ये दोनों सेशन के लिए जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। आपको बताते सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन चीज़, वो बता देते हैं। तो मेन आपका रहेगा, वो आ जाता है, नाम पड़ता है सीसी। सीसी मतलब होता है कोर कोर्स, COURAC, कोर कोर्स। ये टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ना होता है, 4 कोर कोर्स, 4 सीसी। तो सबसे फर्स्ट सीसी जो एग्ज़ाम फर्स्ट सीसी, उसके बाद सेकेंड सीसी, इसी को CC1, CC2, CC3, CC4 कहते हैं। ये आपका मेन हो गया, 4 पढ़ना पड़ेगा। मतलब 4 मेन, जैसे ऑनर्स में था फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर फर्स्ट ईयर में, उसी तरीका से समझिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 ये पढ़ना पड़ेगा सीसी, यानी कि 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा। और एक वो होता है सब्जेक्ट जो AECC करके नाम आता है, AECC। AECC ये कॉमन सबके लिए होता है, AECC। तो CC1, CC2, CC3, CC4। अब इसका क्वेश्चन पैटर्न बताते हैं। तो ये जो पेपर है सीसी, इसमें क्वेश्चन पैटर्न इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले ये जो आपके एग्ज़ाम होगा, ये सब 70-70 मार्क्स का आपको मेन वहाँ पे, जहाँ जैसे यूनिवर्सिटी में सेंटर दे या कहीं पे भी सेंटर दे, तो 70-70 मार्क्स का सब में एग्ज़ाम होगा। देख लीजिए यहाँ पे 70-70 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, 70-70 मार्क्स। देन उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो 30 नंबर का बच गया, 30 नंबर जो एग्ज़ाम होगा सभी पेपर में, वह इंटरनल असाइनमेंट कहते हैं। इंटरनल असाइनमेंट मतलब 30 नंबर का। CC1 में भी 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपके अपने कॉलेज में, CC2 में भी आपके अपने कॉलेज में 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये भी CC3 में भी 30 नंबर का आपके एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। CC4 में भी 30 नंबर का आपके कॉलेज अपने जहाँ पे एडमिशन है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। AECC के बात करते हैं, ये 50 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम होगा। आपके अपने जहाँ सेंटर दिया रहेगा, मेन एग्ज़ाम होगा उस जगह पे, और 50 नंबर आपके जहाँ पे एडमिशन है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम होगा। मतलब इंटरनल असाइनमेंट। इंटरनल असाइनमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, या 10-12 पेज खरीद लीजिए और उसी में क्वेश्चन आंसर लिख कर दे दीजिए। आपको कॉलेज से क्वेश्चन मिलेगा तो उसी में लिख के देना होता है, सबमिट करना होता है। तो ये सब देख लिए कौन कितना कितना है। और बाद बाकी ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये अब समझ गया कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न आएगा। तो CC1, CC2, CC4, CC, ये जो सारा एग्ज़ाम है जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले एक सिंपल ये है AECC। AECC को बता देते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा। तो देखिए AECC में आपके जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले सेक्शन ए में आपका रहेगा MCQ किस तरीके से रहेगा, दो नंबर का रहता है और टोटल पूछेगा आपसे 7 MCQ। तो टोटल कितना नंबर का हो गया, 14 मार्क्स का आपका ये MCQ हो गया। 50 मार्क्स आपके अपने कॉलेज में होगा, तो अभी ये 50 मार्क्स को आपको बता देते हैं। सेक्शन ए में MCQ हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा 3 मतलब 5, ये 5 नंबर का रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 3 बनाने के लिए। तो टोटल 5 तिहाई 15,
15 मार्क्स का आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी AECC एग्जाम में क्या रहेगा, सेक्शन सी में आपका रहेगा वह लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। ये 7 नंबर का रहेगा और 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा, तो ये 21। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 50 मार्क्स का आपको ये टोटल हो जाएगा। तो AECC, अब सिलेबस देख लीजिए AECC में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये दोनों मिलाकर आपको 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। देख लीजिए, ये पर्यावरण संवेदना जो ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है और यहाँ पे स्वच्छ भारत है। ये गेस पेपर में दोनों रहेगा, दोनों सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। सतत विकास, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर है प्रदूषण से रिलेटेड 3-4 प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नगरीकरण का जलवायु पर प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र, भूमंडलीय ताप, जलवायु परिवर्तन। उसका स्वच्छ भारत में आपको पढ़ना पड़ेगा अभियान से रिलेटेड, गांधी जी का योगदान, स्मार्ट सिटी मिशन, आंदोलन, स्वच्छ भारत। उसका जल शुद्धिकरण, स्वच्छ भारत पर प्रधानमंत्री का विचार। तो ये स्वच्छ भारत से रिलेटेड आप पूरे बात को समझ लिए। और ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, एक बार ऊपर लिखा रहेगा इंग्लिश में, नीचे रहेगा लिखा हिंदी में, मतलब दोनों मीडियम में आपको रहेगा। और ये आप हिंदी इंग्लिश जो मन उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते। तो सबसे पहले AECC के बारे में कन्फर्म बता दिए। 50 नंबर आपको, जैसे समझिए 50 नंबर का आप सिंपल भाषा में समझिए तो प्रैक्टिकल होगा AECC में भी, जो आपको अपने कॉलेज में होगा। तो AECC से रिलेटेड बात समझिएगा आप। ये पेपर है जो कोर कोर्स है, कोर कोर्स का अब ये पैटर्न बता देते हैं। कोर कोर्स ये सब जो भी सब्जेक्ट है सब में रहेगा। ये 70 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट होगा जो आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो मेन 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर CC4 जो होता है, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में भी आपको एक इंटरनल असाइनमेंट अलग जमा करना पड़ेगा। समझ लीजिए, जो प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट रहेगा जैसे CC1, CC2, CC3, ये सब में क्वेश्चन पैटर्न इस तरीके से रहता है। और CC4 अगर प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जैसे हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, या हिंदी इंग्लिश मैथ, फिर हिस्ट्री, ये सब में जो आता है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सब में चारों में कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब हो गया, सबसे पहले सेक्शन 1 में देख लीजिए क्या होता है। 70 मार्क्स ये टोटल होना है। तो सेक्शन A में आपका रहेगा ये टोटल 2 गुना 10, मतलब 10 MCQ रहेगा। 10 MCQ जो हो गया वह MCQ 10 रहेगा, मतलब टोटल 20 मार्क्स का ये हो गया। टोटल 20 मार्क्स का MCQ। सेक्शन B में देख लेते हैं। सेक्शन B में आपको पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वह 5 गुना 4 बराबर 20 मार्क्स। यहाँ पे 5 नंबर का पूछेगा, 4 बनाने के लिए रहेगा तो 20 मार्क्स ये हो गया। ये CC1, CC2, CC3, CC4। उसके बाद सेक्शन C में देख लीजिए क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वह 10 नंबर का रहेगा और 3 बनाने के लिए आएगा, तो टोटल 30 मार्क्स। इस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। देख लीजिए, नॉन प्रैक्टिकल मतलब कोई भी ऑनर्स है, सब में 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके इंटरनल असाइनमेंट के रूप में होगा, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, ये कोई भी ऑनर्स हो। तो 70 मार्क्स टोटल ये हो गया। 70 मार्क्स क्या आपके एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क आपको ये कॉलेज से मिलेगा, मतलब इंटरनल असाइनमेंट लिखकर जमा होगा। तो अगर ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब अगर प्रैक्टिकल है, जैसे CC4 प्रैक्टिकल किस में होगा, CC4 प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा वह CC4 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो CC4 में प्रैक्टिकल क्या कौन कौन आएगा, जैसे हो गया जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद ये साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी के बाद म्यूजिक भी हो गया सब्जेक्ट। म्यूजिक के अलावा 1-2 और सब्जेक्ट होता है, होम साइंस हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया। ये सब में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो CC4 में क्या होगा, तो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम ये प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको अपने कॉलेज में ही देना पड़ेगा। देख लीजिए, कॉलेज में ही देना पड़ेगा। और 30 नंबर का फिर से आपको एग्ज़ाम अपने कॉलेज में ही होगा, 30 मार्क्स का।
इंटरनल असाइनमेंट होता है। इंटरनल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल एक तरीके से समझिए तो सेम ही चीज़ होता है, इंटरनल असाइनमेंट। तो ये भी आपको अपने कॉलेज में ही होगा जहाँ पे एडमिशन है। तो अब सारा डाउट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये बता चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और मेरे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जितना भी सारा गेस पेपर है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का गेस पेपर या जूलॉजी का, ये दोनों सब्जेक्ट का जूलॉजी गेस पेपर फर्स्ट सेमेस्टर, ये मेरे पास उपलब्ध है। आपको 100 रुपीज़ में ये सब पेपर PDF मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में ऑल पेपर मिल जाएगा आपको। व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो व्हाट्सअप नंबर है 8873176306। व्हाट्सअप कीजिएगा तो 100 रुपीज़ में इकोनॉमिक्स का और जूलॉजी का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे AECC का सिर्फ PDF लेंगे, AECC, तो आपको ये 25 रुपीज़ में PDF मिल जाएगा पूरा AECC का। और एक और बात, AECC इस चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट के द्वारा पूरे चीज़ को पढ़ लीजिएगा। तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। AECC के बारे में तो आप समझ गए। अब यहाँ पे जो CC1 पेपर पढ़ना है उसका नाम है, ये देख लीजिए, फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट। तो यहाँ पे है फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट। तो देख लीजिए, थ्योरी पार्ट 1 20 मार्क्स और पार्ट बी 40, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का, पार्ट 3 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स का। टोटली मिलाकर 70 नंबर असाइनमेंट 30 नंबर का आपके एग्जाम में होगा। प्रैक्टिकल अलग से तो होगा ही, लेकिन ये सब में 30-30 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे है सबसे पहले यूनिट 1 में CC1 देख लिए कौन सा पेपर है। CC2 में देख लीजिए मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, ये CC2 का पेपर है। CC3 में जो स्टडी करना है जेनेटिक्स है, और CC4 में जो स्टडी करना है वो प्रैक्टिकल है। तो ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए CC1 में क्या आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जो आपको स्टडी करना है, ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सेकेंड है पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट। फिर है इनवर्टिब्रेट लार्वा, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। यूनिट 2 में ये सब स्टडी करना है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट हो गया, इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स। सेकेंड में है ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन इन इनवर्टिब्रेट, जैसे गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सब जानना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इनवर्टिब्रेट, जो कैसे रिस्पायरेशन करता है वो भी स्टडी करना है। फिर है ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन इनवर्टिब्रेट, जैसे गिल, ARO, लंग्स, ये सब को जाना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड फिक्स मॉडिफाइड इक्वेशन। थर्ड में है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, कैसे गैस का और बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी जानना है। फिर है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो होता है वो जाना। फिर रिस्पायरेटरी एडेप्टेशन एट हायर एल्टीट्यूड, इन डाइविंग मैमल में होते हैं उसमें रिस्पायरेटरी एडेप्टेशन कैसे होते हैं वो जानना है। यूनिट 4 में है पैटर्न ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स। फिर है ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें सीलोमोडक्ट हो गया, नेफ्रिडिया हो गया, फिर है यहाँ पर एम्प्टी हो गया, फिर है किडनी हो गया, ये सब जाना है। फिर उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक, जिसमें फ्रेश वाटर, मेराइन हो गया एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया। और चौथा में है मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये भी जानना है। उसके बाद यहाँ पर है कि थर्मो रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, मैकेनिज्म ऑफ इनर्जेटिक ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें स्केलेटल हो गया। फिर है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इलेक्ट्रिकल एंड सिनेप्टिकल ट्रांसमीटर्स इन न्यूरॉन। तो देखिए यूनिट 5 में क्या था कि थर्मो रेगुलेशन इन मतलब वर्टिब्रेट में कैसे थर्मो रेगुलेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ इनर्जेटिक ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे स्केलेटल मसल्स का हो गया। फिजियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिनेप्टिकल ट्रांसमीटर इन न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड देयर फंक्शंस। फिर अकॉस्टिक लैटरल सिस्टम एंड इलेक्ट्रो रिसेप्शन इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट, ये सब जानना है आपको। CC1 में था। अब CC2 में क्या आपको जानना है वो भी बता देते। तो CC2 में आपको जो यूनिट 1 में ये जानना है, जिसमें बायोमेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को समझना है। तो देख लीजिए यहाँ पे है कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, बायोमेम्ब्रेन में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड फंक्शन,
कंसिक्वेंस आपको जानना है बायोमेम्ब्रेन का। फिर मॉडल्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन में बहुत तरह के मॉडल है। फिर है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन, मतलब बायोमेम्ब्रेन के द्वारा क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट है। जैसे डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, मेम्ब्रेन पंप भी होता है जिसमें पी टाइप पंप, वी टाइप पंप, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये सब आपको स्टडी करना है। देन उसके बाद देखते हैं कौन ट्रांसपोर्ट बाय सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर्स के द्वारा स्टडी करना है। उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइकोस्केलेटन में क्या आपको जानना है, जिसमें आपको जानना है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जिसमें स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स को स्टडी जाना है। फिर रोल ऑफ किडनीज डाइनिन एंड इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, फिर एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एंड सेल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन मसल्स मोटिलिटी। यूनिट 2 में है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में आउटलाइन ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो गया। फिर रेप्लिकेशन फीचर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फेजेज, जिसमें आपको रेप्लिकेशन फीचर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फेजेज। फिर है मैकेनिज्म एंड मशीनरी ऑफ रेगुलेशन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। फिर है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये जाना है आपको डीएनए रेप्लिकेशन में। आउटलाइन ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फीचर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फेजेज, मैकेनिज्म एंड मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। ट्रांसक्रिप्शन में उसी तरीका से पढ़ना जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में था। तो आउटलाइन मैकेनिज्म प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, फिर जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फिर रेगुलेटरी एलिमेंट एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स ऑफ एपरेटस, फिर प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एंड आरएनए एडिटिंग इन यूकैरियोट्स। फिर है ट्रांसलेशन में, जिसमें जेनेटिक कोड हो गया। जेनेटिक कोड के बाद जो आपको जानना है ये, इसमें आपको जानना है ये यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, या उस ऊपर था यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मशीनरी, राइबोसोमल एंड टीआरएनए। फिर है यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, जिसमें इनिशिएशन, इनोगेशन, टर्मिनेशन को जानना है। फिर इंट्रासेलुलर प्रोटीन, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रैफिकिंग। इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग में टारगेटिंग प्रोटीन टू ईआर सिंगल हाइपोथेसिस। फिर है को एंड पोस्ट ट्रांसलेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फिर है ट्रैफिकिंग मैकेनिज्म, वेजाइकुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये आपको जानना था CC2 पेपर में, जिसमें मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी आपको स्टडी करना है। उसके बाद CC3 में देख लीजिए जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में आपको ये जानना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यूनिट 1 में तो देख लिए ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 1 में स्टडी करना है वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम को स्टडी करना है कि कैसे जो क्रोमोजोम का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर माइक्रोबायल, यूनिट 2 में जो स्टडी करना है माइक्रोबायल जेनेटिक्स को स्टडी करना है। यूनिट 3 में आपको जो स्टडी करना है सेल साइकिल को स्टडी करना है। फिर उसके बाद यूनिट 4 में जो आपको स्टडी करना है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डोसेज ऑफ कॉम्पेंसेशन। उसके बाद यूनिट 5 में जो स्टडी करना है टेक्निक्स मेथड इन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले यूनिट 1 में CC3 के जेनेटिक्स जो पेपर है, यूनिट 1 में क्या स्टडी करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोजोम, जिसमें न्यूक्लियोजोम एज अ फंक्शन पार्टिकल, 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर, हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेलोमियर एंड इट्स मेंटेनेंस। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेलोमियर एंड इट्स मेंटेनेंस। फिर है हेट्रोक्रोमैटिन, जिसमें टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंस जाना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीटीन और लैम्प ब्रश क्रोमोजोम को जानना है। उसके बाद में माइक्रोबायल जेनेटिक्स में आपको जो जानना है वह ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन जानना, सेक्स डिडक्शन इन बैक्टीरिया जाना है। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप इन बैक्टीरिया। फिर है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन को जानना है, जिसमें माइक्रोबायल जेनेटिक्स में ये सब जानना। फिर है सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो जानना है ये स्टेजेज एंड चेक पॉइंट इन सेल साइकिल, जेनेटिक्स ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन, रोल ऑफ साइक्लिन्स एंड CDKs, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेलुलर चेक पॉइंट। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डोसेज कॉम्पेंसेशन में जानना है आपको जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सिनोर हैबिडाइटिस एलिगेंस। फिर है ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन
जेनेटिक बेसिस ऑफ डोसेज कॉम्पेंसेशन इन सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस ड्रोसोफिला एंड मैमल्स। यहाँ पर जेनेटिक एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जाना था, यहाँ पर जेनेटिक बेसिस ऑफ डोसेज कॉम्पेंसेशन इन सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस फिर ड्रोसोफिला मैमल्स। टेक्निक मेथड इन जेनेटिक्स में जो जानना है वह डीएनए सीक्वेंसिंग, उसके बाद बेस डिस्ट्रक्शन मेथड, चेन टर्मिनेशन मेथड एंड ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग, फिर है पायरो सीक्वेंसिंग एंड होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग। उसका डीएनए एम्प्लीफिकेशन जिसमें पीसीआर, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन को जाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें वीएनटीआर प्रोफिलिंग, एसटीआर जिसमें प्रोफिलिंग ऑटोजोमल एंड क्रोमोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्रोफिलिंग एंड एसेनिप्स प्रोफिलिंग। उसके बाद जीनोम एक्सप्रेशन एनालिसिस जिसमें साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जानना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर, डीएनए माइक्रो, ऐसे ये सब जानना है। उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो कि ये CC4 प्रैक्टिकल, इसमें भी आपको 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर असाइनमेंट देना होगा जमा। तो यहाँ पे है सबसे पहला में कि स्क्वाश प्रिपरेशन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ये 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको जानना है कायरोमोनस ड्रोसोफिला लार्वा पॉलीटीन क्रोमोजोम, फिर है ओनियन रूट टिप फॉर माइटोसिस एंड माइटोटिक इंडेक्स, फिर है ग्रास ऑपर टेस्टिस फॉर मियोसिस एंड रिलेटेड फीचर, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन एनी वन, इन्यूमरेशन ऑफ आरबीसी, इन्यूमरेशन ऑफ WBC, फिर है प्रिपरेशन ऑफ अ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ गिवन पैराफिन सेक्शन, होल माउंट ऑफ एन इनवर्टिब्रेट लार्वा, आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट अपॉन स्पॉट्स जिसमें स्लाइड साइटोलॉजिकल नंबर ये रहेगा। फिर सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वह भी इस तरीके से होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट अपॉन स्पॉट जिसमें इनवर्टिब्रेट स्लाइड 3 रहेगा, वर्टिब्रेट स्लाइड 2 दिया जाएगा। जेनेटिक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग में सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, फिर है प्रिपरेशन ऑफ लिंकेज मैप बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम ड्रोसोफिला क्रॉसेस एंड टेट्राड एनालिसिस इन न्यूरोस्पोरा, फिर डिग्री एनालिसिस इन ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है क्लास रिकॉर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स एंड फील्ड कलेक्शन वाइवा। वो इस तरीके से ये सब देख लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी डाउट हो या जूलॉजी से रिलेटेड गेस्ट पेपर आप हमसे ले भी सकते हैं, 100 रुपीज़ में आप सभी गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।